आज का टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, गुणज और गुणनखंड। ये दोनों टॉपिक्स हम एक पजल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जैसे ही हम इस पजल को सॉल्व कर देंगे, हमें मल्टीपल्स और फैक्टर्स दोनों एक साथ समझ में आ जाएंगे और ये भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम सिचुएशंस में, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में इन दोनों टॉपिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। बात उस जमाने की है जब गुफाएं होती थी और गुफाओं में खजाना छिपा होता था। 6 बच्चे थे, आपस में खेल रहे थे और चलते चलते उन्हें जो है एक गुफा मिली। उन्होंने देखा ये बड़ी अनोखी गुफा है। इस गुफा के 6 दरवाजे हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं। बच्चों ने सोचा कि गुफा के दरवाजों को खोलते हैं, अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बच्चों ने दरवाजे खोलने शुरू करे। वो जैसे ही खोलते दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, जैसे ही खोलते बंद हो जाते, जैसे ही खोलते बंद हो जाते। जब उन्होंने छठे दरवाजे के साथ भी यही ट्राई किया और दरवाजे बंद हो गए, तभी वहां पर एक आवाज आई। आवाज ये थी कि आप ऐसे ही इन दरवाजों को नहीं खोल सकते, आपको इसके लिए खेल खेलना होगा। सारे बच्चे जो हैं, मतलब 6 के 6 बच्चे जो हैं, इस बात के लिए तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, हम खेल खेलेंगे। तो उस आवाज ने कहा कि ये दरवाजे एक अनोखे तरीके से खुलते हैं। जैसे जो आप में से पहले नंबर का बच्चा है, वो सभी दरवाजों को खोलेगा। दूसरा बच्चा जो है हर दूसरे दरवाजे की स्थिति को बदल देगा। तीसरा बच्चा तीसरे दरवाजे की स्थिति को बदल देगा। अगर दरवाजा खुला था तो बंद कर देगा, बंद था तो खोल देगा। ऐसे ही जो चौथा बच्चा है हर चौथे दरवाजे की स्थिति को बदलेगा। पांचवा बच्चा पांचवे दरवाजे की स्थिति को बदलेगा और जो 6th बच्चा है वो 6th दरवाजे की स्थिति को बदलेगा। जब ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, ये पूरा खेल हो जाएगा, तब उनसे एक सवाल किया जाएगा। अगर ये उस सवाल का जवाब ठीक देते हैं तो ये सारे दरवाजे ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, बच्चे जो है इसके अंदर जा पाएंगे। तो बच्चों को खेल बड़ा मजेदार लगा और उन्होंने इसको जो है करना शुरू किया। अब पहले बच्चे ने क्या किया, एक एक करके दरवाजों को खोलना शुरू किया। दूसरा दरवाजा खोला, तीसरा खोला, चौथा दरवाजा खोला, पांचवा खोला और फिर छठा दरवाजा खोला। अब दूसरे बच्चे की बारी थी। सब दरवाजों पे कौन कौन बच्चे जा चुके हैं? पहला बच्चा हर दरवाजे पे गया है, ठीक है। अब दूसरे बच्चे की बारी आई। दूसरे बच्चे को क्या करना था, हर दूसरा दरवाजा जो है उसकी स्थिति बदलनी थी। अभी सारे दरवाजे खुले हैं तो स्थिति बदलने का मतलब है बंद होना। तो दूसरा बच्चा जो है वो दूसरे दरवाजे के पास गया और उसने इस दरवाजे को बंद कर दिया। अब नेक्स्ट दूसरा कौन सा होगा, एक छोड़कर ये वाला, उसने इसे भी बंद कर दिया। अब नेक्स्ट एक छोड़कर ये वाला होगा, उसने इसे भी बंद कर दिया। इस तरीके से अब 3 दरवाजे जो है बंद हो गए। अब देखिए दूसरा बच्चा कौन कौन से दरवाजे पर गया। इस दरवाजे पर आया दूसरा बच्चा भी और इस दरवाजे पर आया दूसरा बच्चा भी और इस दरवाजे पर भी आया दूसरा बच्चा। ओके, अब तीसरे बच्चे की बारी थी। तीसरे बच्चे को तीसरे दरवाजे की स्थिति को बदलना था। तो पहला, दूसरा और तीसरा दरवाजा। अब तीसरा दरवाजा खुला है तो उसने क्या किया, इसे बंद कर दिया। 1 2 3, ये फिर तीसरा दरवाजा हुआ तो इसकी स्थिति को बदलना था, मतलब इसको उसने खोल दिया। अब है 4th बच्चे की बारी। अब 4th बच्चा कहाँ जाएगा, 4th दरवाजे पे जाएगा। 1 2 3 एंड 4। तो 4th दरवाजे की स्थिति को बदल देना है। ये बंद है तो उसने इसको खोल दिया। अब 5th बच्चा जो है 5th दरवाजे से शुरू करेगा। तो 5th दरवाजा ऑलरेडी ओपन है तो उसने इसको क्लोज कर दिया। अब छठे बच्चे की बारी है। छठे बच्चे को छठे दरवाजे की स्थिति को बदलना है। तो ये ओपन है तो उसने इसको क्लोज कर दिया। अब प्रश्न ये आया कि ये बताइए, जब आप ये पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, पूरा गेम जो है खेल लेंगे, तो ये बताइए
कि फोर्थ दरवाज़ा और सिक्स्थ दरवाजे की सिचुएशन क्या है। अभी हमने खेल खेला ही है, हमारे सामने ही है। फोर्थ दरवाज़ा लास्ट में जो है ओपन रहेगा और सिक्स्थ जो है वो दरवाज़ा क्लोज रहेगा। जैसे ही उन्होंने ये जवाब दिया, सारी गुफा के दरवाजे जो हैं वो अपने आप बंद हो गए और उनसे ये सवाल फिर से किया गया। फिर से वही आवाज़ आई और उन्होंने, उस आवाज़ ने कहा कि जो है बिना इस खेल को खेले और जो है इस प्रश्न का जवाब दें। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हुए, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। एक काम करते हैं, दिमाग में इस पहेली को सॉल्व करते हैं। 6 दरवाजे हैं, अब पहला बच्चा जो है हर दरवाजे पर जाएगा। तो उन्होंने लिखना शुरू किया। हर दरवाजे के बाहर जो है उन्होंने जो है लिखना शुरू किया कि पहला बच्चा गया और उसने सब दरवाजों को ओपन कर दिया। ओ मतलब ओपन, ठीक है। अब दूसरा बच्चा जो है हर दूसरे दरवाजे पर गया, मतलब दूसरा बच्चा इस पे जाएगा, फिर दूसरा बच्चा इस पे जाएगा और फिर दूसरा बच्चा जो है इस पे जाएगा। और ये क्या करेगा, स्थिति को बदलेगा। पहले ओपन है तो क्लोज कर देगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा, ओपन है तो क्लोज कर देगा। अब है तीसरे बच्चे की बारी। तीसरा बच्चा यहाँ से शुरू करेगा, तो तीसरा बच्चा इधर गया और तीसरा बच्चा कहाँ जाएगा, 1, 2 एंड 3 इस दरवाजे पर जाएगा। अब ये क्या करेंगे, स्थिति बदलेंगे, मतलब पोजीशन चेंज करेंगे। ओपन था जो कि फर्स्ट बच्चे ने ओपन किया था, तो थर्ड बच्चे ने इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ देखिए ये ऑलरेडी क्लोज है, सी मीन्स क्लोज, तो इस बच्चे ने इसको ओपन कर दिया। अब है फोर्थ बच्चे की टर्न। फोर्थ बच्चे ने क्या किया, फोर्थ दरवाजे की पोजीशन को बदलना था। अब वो यहीं से शुरू करेगा क्योंकि फोर्थ दरवाजा तो यही हुआ, डोर यही हुआ, 1, 2, 3 एंड फोर्थ। तो फोर्थ बच्चा यहाँ गया। क्या वो आगे किसी दरवाजे पे जा पाएगा, 1, 2, 3 और 4 नहीं। अगर 8 दरवाजे होते तब ये जा पाता, तो ये नहीं, ये वहां पर नहीं जा पाएगा। तो इसने क्या करा, इसकी पोजीशन बदल दी। ये क्लोज्ड था तो इसको ओपन कर दिया। अब फिफ्थ बच्चा जो है फिफ्थ दरवाजे से शुरू करेगा, तो यहाँ गया और इसने इसकी पोजीशन को बदला, तो ओपन से क्लोज कर दिया। सिक्स्थ बच्चा जो है वो इस दरवाजे पर जाएगा और ये ओपन था तो उसने क्लोज कर दिया। अब ये पूरी एक्टिविटी हो चुकी है। लास्ट में हमें पता है पहला दरवाजा ओपन है, दूसरा दरवाजा क्लोज है, थर्ड क्लोज है, फोर्थ ओपन है, फिफ्थ क्लोज है और सिक्स्थ जो है क्लोज है। सी मीन्स क्लोज, ओ मीन्स ओपन। तो अब जो है फिर प्रश्न हुआ कि फोर्थ दरवाजे की स्थिति को बताइए, तो फोर्थ तो ओपन है। सिक्स्थ की स्थिति बताइए, सिक्स्थ जो है वो क्लोज्ड है। अब गुफा कोई भी प्रश्न पूछती, अच्छा बताइए दूसरे दरवाजे की स्थिति, क्लोज्ड है। तीसरे दरवाजे की स्थिति, ये भी क्लोज्ड है। कितने दरवाजे ओपन हैं, पहला दरवाजा ओपन है, ये वाला दरवाजा फोर्थ दरवाजा ओपन है और कोई दरवाजा ओपन नहीं है। तो गुफा ने कहा ठीक है, तो पहले दरवाजे और चौथे दरवाजे से अंदर घुस जाइए और खजाना जो है ले लीजिए। बच्चे अंदर चले गए पहले दरवाजे से और फोर्थ दरवाजे से, और जो है उन्होंने जो भी खजाना था वो उन्होंने ले लिया। पहले सॉल्व हुई। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है। इस दरवाजे पर जाने वाले बच्चे हैं 1, इस पे 1 एंड 2, इस पे 1 एंड 3, इस पे 1, 2 एंड 4, इस पे 1 एंड 5, इस पे 1, 2, 3 एंड 6। 4 बच्चे जो हैं इस दरवाजे के पास गए। ये हैं इनके फैक्टर्स, किनके, 1 के, 2 के, 3 के, 4, 5 और 6। ये 6 के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब हुआ कि उस नंबर के दरवाजे पर कौन कौन बच्चे जाएंगे। तो फर्स्ट दरवाजे पर केवल एक ही बच्चा आएगा, 1, इसका फैक्टर है ओनली 1। 2 पर कौन कौन बच्चे जाएंगे, फर्स्ट बच्चा तो हर किसी के पास गया तो फर्स्ट तो जाएगा ही, और सेकंड गया यहाँ पर। उसके अलावा इससे बड़ा कोई भी नंबर इसके पास नहीं जाएगा, ना तीसरा बच्चा, ना चौथा, ना पांचवा, ना छठा। तो 2 के फैक्टर्स हुए 1 और 2। ऐसे ही थर्ड दरवाजे पर पहला बच्चा जाएगा फर्स्ट और थर्ड जाएगा। इससे बड़े नंबर के कोई भी बच्चे इधर नहीं जा सकते क्योंकि वो 4th, 5th और 6th से ही शुरू करेंगे। तो 3 के जो फैक्टर्स हैं वो हुए 1 एंड 3। ऐसे ही फोर्थ के पास फर्स्ट बच्चा आया, सेकंड बच्चा आया क्योंकि उसको एक एक छोड़कर जाना था, और फोर्थ बच्चा आया। इसके हुए 3 फैक्टर्स 1, 2 एंड 4। ऐसे ही फिफ्थ के हुए 1 एंड 5 और सिक्स्थ के हुए 1, 2, 3 एंड 6, क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट बच्चा भी जाएगा, सेकंड बच्चा भी जाएगा और थर्ड बच्चा भी जाएगा, क्योंकि हर तीसरे दरवाजे पे जाना है ना तीसरे बच्चे को। 1, 2 एंड 3 इस पे, फिर 1, 2 एंड
3 इस पे, और फिर 6th बच्चे की तो टर्न आएगी ही यहीं से शुरू करने के लिए। तो ये हैं इसके फैक्टर्स। तो अगर फैक्टर्स को सोचना हो इस पजल की हेल्प से, तो वो हम इस तरीके से सोचेंगे कि किस दरवाजे पर कौन कौन बच्चा जो है जा सकता है। अब देखिए इसी पहेली में मल्टीपल्स भी यूज हुए थे। कैसे? मल्टीपल्स है कौन सा बच्चा कहाँ कहाँ पर जो है गया। फर्स्ट बच्चा जो है, अब देखिए जरा 1 2 3 4 5 एंड 6, इसी पजल के अकॉर्डिंग लिखते हैं और देखते हैं फर्स्ट बच्चा कहाँ कहाँ पर गया। 1 2 3 4 5 एंड 6 सभी दरवाजों पर गया। अब देखिए सेकंड बच्चा जो है 2 पे गया था, फिर 4 पे गया था, और फिर 6 पे गया था, है ना, हर दूसरा 2 फिर एक छोड़कर फिर एक छोड़कर फिर, तो 2 4 और 6 पे गया। थर्ड बच्चा किस किस पे गया था? 3 पे गया था और उसके बाद सीधा 6 पे गया था। फोर्थ बच्चा सिर्फ 4th पे गया था, फिफ्थ सिर्फ 5th पे, और 6 सिर्फ 6th पे। अब ये देखिए ये इसके मल्टीपल्स हैं, मतलब इसकी टेबल में आएंगे। ये देखिए ये सब टेबल्स लिखे हैं। ये 2 की टेबल है ना, 2 4 6, ये 3 की है 3 6 4 5 4। ये 4 की टेबल आगे बढ़ सकती है अगर नंबर ऑफ डोर्स, दरवाजों की संख्या अगर ज्यादा होगी। मान लीजिए 8 होती तो 4 वाला जो 4th बच्चा है ये 8th दरवाजे पर भी गया होता। लेकिन इस पजल में अभी हमने क्योंकि 6 ही दरवाजे लिए तो यहाँ पर इतना ही आया है। अब 5th, मान लीजिए 10 दरवाजे होते तो 5th बच्चा जो है 5th के बाद 10th पे जाता, और ऐसे ही इनके नंबर्स भी जो है इंक्रीज हो जाते। तो जो है मल्टीपल्स हुए कि कौन सा बच्चा कहाँ कहाँ पर गया, किस किस दरवाजे पर गया। और फैक्टर्स क्या हैं? फैक्टर्स हुए कि दरवाजे पर कौन कौन बच्चे जो है आए। तो अगर इसी क्वेश्चन को जो है हम दरवाजे बढ़ा दें, मान लीजिए कुल जो है वो हम 10 डोर्स ले लें, 10 दरवाजे ले लें, तो देखते हैं नाइन्थ डोर की सिचुएशन गेम खेलने के बाद क्या रहेगी। ये ओपन होगा या क्लोज होगा, लेट्स सी। तो देखते हैं 9th के ऊपर कौन कौन से बच्चे जाएंगे। पहला बच्चा सब दरवाजों पर जाता है, गया। क्या सेकंड बच्चा जाएगा? 2 4 6 8 10, नहीं 2 नहीं जाएगा। थर्ड बच्चा चेक करते हैं, क्या थर्ड बच्चा जाएगा? 3 पे जाएगा, फिर 6 पे, फिर 7 8 9, यस थर्ड बच्चा जाएगा। और इसके ऊपर क्या 4th बच्चा जाएगा? 4 के बाद वो 8th डोर पे जाएगा, फिर 12th पे, नहीं 5th नहीं, 6th नहीं, 7 8 9, यस। अब सीधा 9th बच्चा है जो जिसकी टर्न जो है दरवाजे के लिए आएगी, क्योंकि बाकी सब बच्चे जो हैं, अगर 5th बच्चा है तो 5 के बाद वो 10 पे जाएगा। 6th बच्चा जो है 6 के बाद वो 12 पे जाएगा, क्योंकि वो हर 6th डोर पे जाएगा। तो बाकी कोई नहीं। तो अब देखिए फर्स्ट बच्चे ने क्या किया है? सबको ओपन। सेकंड बच्चे ने क्या किया है? क्लोज। और 9th बच्चे ने क्या किया है? ओपन। इसका मतलब बच्चे जो है 9th डोर से भी अंदर जा पाएंगे, क्योंकि ये ओपन है इस पूरी एक्टिविटी को करने के बाद। ओके, चलिए एक और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमें 8th डोर की सिचुएशन पता करनी है कि वो ओपन है या क्लोज है। अब देखिए 8th डोर को कौन कौन बदलने आएंगे उनकी सिचुएशन को। फर्स्ट बच्चा आएगा, यस। सेकंड आएगा 2 4 6 8, यस आएगा। क्या थर्ड आएगा? 3 के बाद वो जाएगा 6 पे, फिर जाएगा 9 पे, नहीं। फोर्थ बच्चा जाएगा क्या? 4 के बाद वो कौन से नंबर पे जाएगा? नेक्स्ट 4th पे, 5 6 7 8, यस। 4th बच्चा इधर जाएगा। 4th के बाद 5th जाएगा क्या? 5th पहले 5 पे जाएगा, उसके बाद 10 पे, तो 8th डोर की टर्न नहीं आई। 6th बच्चा पहले 6 पे जाएगा, फिर 12 पे, इसकी टर्न नहीं आई। अगर 7th बच्चा जो है वो 7th पे जाएगा, उसके बाद 14 पे जाएगा, इसकी भी टर्न नहीं आई। फिर है 8th बच्चा 8th डोर से ही शुरू करेगा, तो यस जो है 8th बच्चा जाएगा इस दरवाजे की पोजीशन को चेंज करने। तो देखिए फर्स्ट बच्चा क्या करता है? ओपन। सेकंड क्या करता है? क्लोज।
फोर्थ बच्चा क्या करेगा, फिर ओपन करेगा, एट्थ क्या करेगा, क्लोज। तो ये दरवाजा तो क्लोज्ड है, बच्चे इस दरवाजे से एट्थ डोर से एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है। सो अब अगर इन डोर्स को मान लीजिए 100 कर दिया जाए, 100 डोर्स हैं इस गुफा के। वाह, अब थोड़ा सा चैलेंजिंग हुआ। लेट्स सी 25th डोर की क्या सिचुएशन है, पता लगाते हैं। तो देखते हैं 25th डोर पर कितने, 100 दरवाजे हैं तो 100 बच्चे हैं। देखते हैं। तो 25th पे फर्स्ट बच्चा तो हर दरवाजे पे जाएगा, तो ये तो आया ही। सेकंड बच्चा नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में 24 तो आ जाएगा, लेकिन 25 नहीं आएगा, तो सेकंड बच्चा नहीं जाएगा। थर्ड बच्चा 3 की टेबल में 24 तो आ जाएगा, 25 नहीं आएगा, तो नहीं जा सकता। फोर्थ नहीं, फिफ्थ बच्चा जाएगा, यस, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है। इसका मतलब पांचवी बार में इस बच्चे को टर्न मिल जाएगी इस दरवाजे की पोजीशन चेंज करने के लिए। इसके बाद जो है 6 नहीं, 7 8 9 10, मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो है ये सीधा जो है इसकी टर्न आएगी 25th की। और 25 से बड़े जितने भी बच्चे हैं जिनका नंबर है वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि इस नंबर से बड़ा कोई भी नंबर वाला बच्चा जो है इस दरवाजे के पास नहीं आ सकता। तो केवल 3 ही बच्चे गए, 1 5 एंड 25। तो इस डोर की पोजीशन क्या होगी, ओपन क्लोज एंड ओपन। ओपन है, इसका मतलब 25th डोर से भी एंट्री जो है बच्चे ले पाएंगे अपने खजाने के पास पहुंचने के लिए। ओके, ये हमने अभी एक शुरू का नंबर लिया था। अब हम एक बार ट्राई करते हैं 35th डोर की सिचुएशन को पता करते हैं। 35 पे देखिए कौन कौन से बच्चे जाएंगे। 1 जाएगा, यस। 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 यस, क्योंकि 5 के टेबल में 35 आएगा। 5 7 जा 35। क्या 6 जाएगा, नहीं। 7 यस, क्योंकि 7 5 जा 35, तो 7th बच्चे की टर्न जो है यहाँ पर आएगी यहाँ जाने के लिए। 8 9th 10th नहीं, और बीच में कोई भी नंबर की टर्न नहीं आएगी, सीधा आएगी 35 जो नंबर का बच्चा है उसकी टर्न आएगी। तो देखते हैं ये लास्ट में ओपन है कि क्लोज है, क्या बच्चे इस डोर से एंट्री ले पाएंगे कि नहीं। फर्स्ट बच्चे ने ओपन किया, क्लोज किया, इसने ओपन किया और इसने क्लोज किया, नहीं। 35th डोर जो है वो क्लोज है, तो इससे बच्चे एंट्री नहीं ले पाएंगे। चेक करते हैं 100th डोर की सिचुएशन क्या है। लेट्स सी कि जो लास्ट जो दरवाजा है 100th डोर, उसकी क्या सिचुएशन है। तो देखिए 100th डोर पे कौन कौन बच्चे जाएंगे। 1 सब पे जाएगा, 2 की टेबल में ये आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है, 4 की टेबल में आता है, फिर ये 5 की टेबल में आता है, 6 में नहीं, 7 में नहीं, 8 में नहीं, 9 में नहीं, 10 में, 10 की टेबल में आता है। उसके बाद 11 12 ये किसी टेबल में नहीं आएगा, ये आएगा सीधा 100 की टेबल में। 25 की टेबल में भी आएगा, क्योंकि उससे पहले आएगा 50 की टेबल में, क्योंकि 50 2 जा 100, फिर आएगा ये 25 की टेबल में, फिर आएगा ये 20 की टेबल में, उसके बाद आएगा ये 100 की टेबल में। ओके, तो बहुत सारे बच्चे जाएंगे 100 डोर पे। फर्स्ट, सेकेंड, फिर 4th बच्चा, 5th बच्चा, 10th बच्चा, फिर 50th बच्चा, फिर 25th बच्चा, फिर उसके बाद 20th बच्चा, और फिर उसके बाद 100th बच्चा। तो देखिए इसने ओपन किया, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन। वाह, 100th डोर जो है वो ओपन होगा अगर ये एक्टिविटी करी जाएगी, तो लास्ट में ये ओपन होगा। इसका मतलब 100th डोर से भी बच्चों की जो है एंट्री हो पाएगी। हमने ठीक लिखा है ना। फर्स्ट ने ओपन किया, सेकंड ने क्लोज, 4th बच्चे ने पोजीशन बदल दी, ओपन कर दिया, 5th बच्चे ने पोजीशन बदल दी, क्लोज कर दिया, 10th बच्चे ने पोजीशन बदली, ओपन कर दिया, लाइक दिस। ऐसे ऐसे करके 100th बच्चे ने उसको ओपन किया, तो जो है ये डोर जो है ये ओपन रहेगा। तो इस तरीके से जो है हम अब किसी भी नंबर का जो है निकाल सकते हैं, 47 का, 55 का। अब हमें सारे डोर्स की सिचुएशन जो है पता चल जाएगी अगर हम इसके फैक्टर्स यानी ये लिख देंगे कि उस दरवाजे पर कौन कौन से बच्चा जो है उसकी पोजीशन बदलने के लिए जा सकता है। ये लिख देंगे तो जो है हमें पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है एंड में। अगर हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स को समझ लिया है तो हम ये क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर पाएंगे। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स में है 14 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th।
14th स्टेप पे है एक माउस और एक कैट है जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीसरे स्टेप पे है। क्वेश्चन ये है कि कैट जो है कि क्या ये कैट इस माउस को पकड़ पाएगी अगर कैट एक बार में 3 स्टेप्स जंप कर लेती है। 3 स्टेप्स। माउस 14th पे है, कैट थर्ड पे है और कैट एक बारी में कितने स्टेप्स जंप करती है? 3। तो देखते हैं। तो 3 ये थर्ड स्टेप पे है तो 1 2 3 मतलब अब ये 6th पे आ जाएगी, फिर 1 2 3 फिर 9th स्टेप पे आ जाएगी, उसके बाद 1 2 3 फिर ये 12th, 12th स्टेप पे आएगी, उसके बाद 1 2 तो ये वाला 14th वाला छूट जाएगा और ये इसके नेक्स्ट पे ही जंप करेगी। तो 13 स्टेप्स तक नहीं, ये इस तरीके से तो माउस को नहीं पकड़ पा रही है क्योंकि जो थर्ड जो कैट जो 3 से शुरू कर रही है वो इसके बाद 6 पे जा रही है, फिर 9 पे जा रही है, उसके बाद वो 12 पे जा रही है और उसके बाद इसको जो है 15 मिलेगा और माउस जो है हमारा 14th पे है तो ये जो है 12th तक ही जा पाएगी। इसके बाद ये जाएगी तो उसके ऊपर से जंप कर जाएगी और इतनी देर में तो माउस भाग जाएगा। तो कैट जो है इसको नहीं देखिए ये मल्टीपल्स का क्वेश्चन था कि हमें पता होना चाहिए कि 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं, तो हम इजीली पता लगा पाएंगे कि अगर माउस 14 स्टेप पे है तो ये इसको पकड़ पाएगी कि नहीं पकड़ पाएगी। जब हम हिंदी में लिखते हैं मल्टीपल्स को गुणज, तो देखिए इसके लिए तो बड़ी एक इजी हिंट बन जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं गुणज। गुणज के लिए हम कह सकते हैं गुणा किए जा, गुणज लिए जा। गुणा किए जा, गुणज लिए जा, इसका मतलब जैसे अगर हमें 2 के गुणज लिखने हैं तो 2 को गुणा कीजिए किस किस से, 1 2 3 4 5 6 जितना आपको गुणा करना है गुणा करते जाइए, गुणज मिलते जाएंगे। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, फिर 5 से किया तो 10 आया, 12 आया। तो गुणा किए जा और गुणज लिए जा। तो इसकी हिंट से जो है आप इसको याद कर सकते हैं कि गुणज क्या होगा। यही डिफरेंस क्रिएट कर देगा कि किसमें जो है मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। अब देखिए मल्टीपल्स में ही आ रहा है, मल्टीप्लाई करे जा, मल्टीपल्स लिए जा। अब ये हिंट इस तरीके से भी लिखी जा सकती है कि मल्टीपल्स के लिए कि मल्टीप्लाई किए जा, मल्टीपल्स लिए जा। बस अब तो हम भूल ही नहीं सकते। अगर कोई बोलेगा हमें कि 7 के मल्टीपल्स लिखिए तो ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। इस तरीके से आप कितने भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं। 7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 भी इसका एक मल्टीपल आएगा। इस तरीके से कितने भी मल्टीपल्स हम लिख सकते हैं। तो हिंट क्या है? गुणज के लिए है गुणा किए जा, गुणज लिए जा। मल्टीपल्स के लिए है मल्टीप्लाई किए जा, मल्टीपल्स लिए जा। पजल देखिए, ये हैं और ये एक कैट है जो कि 3rd स्टेप पे है और जो माउस जो है वो 14th स्टेप पे है। अब इस केस में जो है कैट और माउस की रेस लग रही है, लेकिन एक स्पेशल तरीके से। जो कैट है वो एक बारी में 3 स्टेप्स को जंप कर पाती है और माउस जो है वो एक बार में 2 स्टेप्स को जो है जंप कर पाता है। और 28 जो है ये एक होल है जो कि माउस का है। तो कैट ने 3rd स्टेप से शुरू किया और माउस जो है इससे ऑलरेडी आगे है 14th स्टेप पे। क्वेश्चन ये है कि अगर ये 3 स्टेप्स को जंप करेगी और ये 2 स्टेप्स को जंप करेगा तो क्या 28 से पहले ये पकड़ा जाएगा या ये 28 होल तक पहुंचकर होल में घुस जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगर कैट 3rd पे है और वो फिर से और वो 3 स्टेप्स जंप करेगी तो वो यहां से आएगी 6th पे, उसके बाद आएगी वो 9th पे, इसके बाद आएगी 3 स्टेप दूर 12th पे, उसके बाद आएगी कैट जो है 15th पे, 15 के बाद 16, 17 और 18, इसके बाद जो इसकी अगली जंप है वो 18 पे होगी, फिर 21 पे होगी, उसके बाद जो है 24 पे होगी, क्योंकि देखो ना 1 2 3 तीसरे स्टेप पे जंप कर रही है।
इसके बाद जो है 27 पे होगी और उसके बाद जो है 38 पे होगी। अब देखते हैं हमारा माउस कैसे जंप कर रहा है। माउस करता है एक बार में 2 स्टेप्स, मतलब अगर वो 14 पे है तो वो यहाँ से जंप करके जो है 16 पे पहुंचेगा। 16 के बाद जो है वो 18 पे पहुंचेगा। तो एक चांस है कि वो 18 पे पकड़ा जाए। इसके बाद देखते हैं और कहाँ कहाँ पे पकड़ा जा सकता है। फिर 20 है, फिर 22 है, 24, इसका मतलब वो 24th पे भी पकड़ा जा सकता है। इसके बाद है 26, फिर है 28। 28 तक जो है माउस पहुंच जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 चांसेस ऐसे आएंगे, एक 18th वाला और एक 24th वाला। तो देखते हैं कि जब ये एक जंप ले रही है तो ये भी एक जंप ले रहा है। इसने एक जंप लिया तो माउस ने एक जंप लिया, फिर इसने सेकंड जंप लिया तो माउस ने सेकंड जंप लिया। तो अभी कैट जो है पीछे ही है, सेकंड जंप पे 9th पे ही है और माउस जो है 18 पे पहुंच गया। इसका मतलब यहाँ तो ये नहीं पकड़ा गया। आगे देखते हैं। उसके बाद इसने थर्ड जंप ली और ये आ गया 12th पे। तो माउस ने थर्ड जंप ली तो माउस आ गया 20th पे। उसके बाद कैट ने ली 4th जंप, इसने भी ली 4th जंप। अभी भी ये जो है पीछे ही है कैट और माउस काफी आगे है। तो उसके बाद कैट ने ली 5th जंप, माउस ने भी ले ली 5th जंप। कैट ने ली ये ब्लू 6th जंप, इसने भी ले ली 6th जंप। इसने ली 7th, माउस ने ली 7th जंप और 7th जंप लेते ही अभी जो है कैट 24th पे ही पहुंची है, क्योंकि ये कैट की 7th जंप है ना, ये ब्लू लाइन से आ रही है। तब तक जो है जो माउस है वो होल पे पहुंच चुका है, क्योंकि 7th जंप में 28 नंबर का स्टेप आ गया, 28 नंबर के स्टेप पे होल है, तो माउस जो है इस होल में घुस गया है। इसका मतलब डिस्पाइट 2 चांसेस थे कि ये पकड़ में आ सकता था, 2 जगह थी जहां पर कॉमन प्लेसेस आ रहे थे, लेकिन फिर भी जो है लगातार ये दोनों के दोनों कूदते जा रहे थे, तो जो माउस जो है पहले ही होल में घुस जाएगा और कैट की पकड़ में नहीं आएगा। तो देखिए एक बार देख लेते हैं कि कैट ने थर्ड से शुरू किया। वो पहले 3 पे गई, फिर 6 पे, फिर 9 पे, उसके बाद 12 पे, फिर 15 पे, उसके बाद 18 पे, फिर 21, फिर 24, फिर 27। और जो वो है माउस जो है वो 14 स्टेप पे था, तो उसने 14 से शुरू किया। 2 स्टेप्स जंप करता था, तो 14 के बाद गया वो 16, फिर 18, उसके बाद गया वो 20th पे, फिर गया 22 पे, फिर गया 24 पे, फिर गया 26 पे, फिर गया 28 पे, जिस पे कि होल है और वो होल में घुस गया। तो देखिए इसमें ये जो है ये 2 का जो है फैक्टर्स है, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, क्योंकि वो 2 स्टेप्स ले रहा है ना। ये जो है ये 3 स्टेप्स ले रहा है, तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, इस तरीके से। सो हमें फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में भी पता चलता जा रहा है, और साथ में ये भी कि अगर जो है कोई सिचुएशन दी है, कोई पजल दी है, तो उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे फैक्टर्स और मल्टीपल्स की हेल्प से। Amazing! तो ओके, अगर मान लीजिए 4 और 6 के कॉमन मल्टीपल्स पता लगाने हैं तो कैसे करते हैं। तो देखिए 4 इस 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40, 4 11 44। इस तरीके से जो है ये चलते जाएंगे। 6 के लिखते हैं, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 42, 48, 54, 60, 66, लाइक दिस। अब देखिए कॉमन मतलब जो दोनों में हो, तो इसको देखकर पता लगाते हैं कौन कौन सी हैं जो दोनों में है। एक ये 12, उसके बाद देखिए 24, उसके बाद क्या कॉमन है 48, और अगर आगे आगे टेबल चलेगी तो मिल सकते हैं। तो हमें क्या क्या कॉमन मिले, 4 और 6 के जो कॉमन मल्टीपल्स हैं,
12, 24, 48। ये तो है ही, इसके अलावा और हो सकते हैं। 3 डॉट का मतलब है एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, और आगे भी, कि और आगे भी हो सकते हैं। तो 3 तो यही है। इसको दिखाने का एक और तरीका होता है कि हम एक सर्कल बना लेते हैं 4 के लिए, एक सर्कल बना लेते हैं 6 के लिए। तो ये बना लिया 4 का सर्कल, ये बना लिया 6 का। अब इनके मल्टीपल्स लिखते हैं। इसमें 4 लिखा, 8 लिखा, 12 लिखा, 16 लिखा, 20, 24, लाइक दिस हम जो है लिखते चले गए। और यहाँ पे 6 के लिखते गए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, इस तरीके से लिखते गए। अब देखिए, ये जो सर्कल है, ये सर्कल, इसमें ये हिस्सा 4 का है और ये 6 वाला सर्कल है, इसमें ये हिस्सा 6 का भी है। तो देखिए, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये 4 का भी पार्ट है और ये 6 का भी पार्ट है। मतलब ये दोनों सर्कल्स के बीच का कॉमन हिस्सा है। तो अगर हमें कॉमन मल्टीपल्स दिखाने हैं तो हम कॉमन मल्टीपल्स इस बीच के हिस्से में दिखा सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे क्या क्या आए थे? 12, उसके बाद 24, और अगर आगे जाएंगे तो ये दोनों हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि ये इस सर्कल का भी हिस्सा है और ये इस सर्कल का भी हिस्सा है। तो ये सेंटर वाले हिस्से को हम कहते हैं कॉमन। तो देखिए, कॉमन मल्टीपल्स लिखने का एक तरीका और ये है कि सर्कल बनाओ, दो जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पर जो है कॉमन मल्टीपल्स को हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन फैक्टर्स। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कॉमन मल्टीपल्स किए, कॉमन फैक्टर्स भी हम कर सकते हैं। फैक्टर्स का क्या मतलब हुआ? अगर हम मतलब कि जो एक नंबर है, सर्टेन नंबर जो हमें दिया गया है, वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। या फिर अगर हम पजल की सेंस में बात करें तो एक दरवाजे पर कौन कौन से नंबर के बच्चे गए थे उसकी पोजीशन को बदलने के लिए। तो हम जो है, मान लीजिए हमसे पूछा गया 16 के और 24 के कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, 16 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, यस। 2 की टेबल में आता है, 3 में नहीं आएगा, 4 में आएगा, 5, 6, 7, 8 में आएगा। उसके बाद सीधा जो है 16 की टेबल में आएगा। 24 देखते हैं किस किस की टेबल में आता है। 1 में आता है, यस। 2 में यस, 3 में यस, 4 में यस, 5 में नहीं आएगा। उसके बाद जो है 6 में आएगा, उसके बाद 8 में आएगा, उसके बाद 12 में आएगा, उसके बाद 24 में आएगा। तो देखिए, कॉमन पूछा है, कॉमन जो दोनों में हो। तो देखिए 1 तो है ही, उसके बाद 2 कॉमन है, उसके बाद 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 16 इसमें आता नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 16 और 24 के कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो है 1, then 2, then 4, then 8. दिस इज द आंसर। अब एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, जैसे हमने उसके लिए किया था। ये आया 1, 2, 4 and 8। अब जो दूसरा तरीका है, इसमें ये सर्कल और ये सर्कल हमने बनाया। ये सर्कल है 16 का, ये है 24 का। अब दोनों के बीच में जो कॉमन पार्ट है वो ये है। तो कॉमन फैक्टर्स हम कहाँ इसके बीच में लिखेंगे, 1, 2, 4 और 8। और बाकी सारे फैक्टर्स जो बच गए वो यहाँ लिख देते हैं। इसका बचा 16 और इसके बच गए 3, 6, 12 और 24। ठीक है, तो ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है सर्कल की फॉर्म में कि कैसे लिखते हैं। पेड़, गुणनखंड का पेड़ बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास है 24 एक नंबर और हमें इसके गुणनखंड का पेड़ बनाना है, ट्री बनाना है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। तो 24 जो है, हमें ऐसे 2 नंबर सोचने हैं सबसे पहले ही जिसकी ये टेबल में आता है। तो वो तो 6 4 ज़ा 24, 6 की टेबल में भी आता है, 6 4 ज़ा 24। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, 6 × 4, 6 4 ज़ा 24। तो इसका, इस ट्री की जो पहली जो ब्रांचेस निकली हैं वो इस तरीके से निकली हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। तो 6 4 ज़ा 24। अब
क्योंकि हमें पेड़ बनाना है, इसकी और ब्रांचेस होंगी। तो देखिए 6 की ब्रांचेस क्या होंगी, 6 कौन से दो नंबर्स की टेबल में आता है, तो 6 आता है 2 3 जा। अब देखिए ऐसे ही 4 किसकी टेबल में आता है, 2 2 जा 4। अब देखिए क्या ये और ब्रांचेस बन सकती हैं, चेक कर लेते हैं। 2 किस किस की टेबल में आता है, ओनली 1 एंड 2। 3 किस किस की में आता है, 1 एंड 3। 2 फिर 1 एंड 2, 2 फिर से 1 एंड 2। अब ये इसकी और फर्दर ब्रांचेस नहीं बन सकती, क्यों, क्योंकि 2 फिर से 1 और 2 की टेबल में आएगा, ये भी 1 और 2 की टेबल में आएगा, 3 जो है 1 और 3 की टेबल में आएगा। ये ट्री जो है इस तरीके से यहाँ पर ये है कंप्लीट हुआ। तो हम इस तरीके से कोई भी ट्री बनाते हैं। अभी देखिए इस एग्जाम्पल में तो जो है हमने 6 और जो है 4 लिया, क्योंकि 6 4 जा 24 होता है। इसका एक और तरीका भी हो सकता है करने का, देखिए कैसे। अब 24 जो है 12 और 2 की टेबल में भी आता है, क्योंकि देखिए 12 2 जा 24 होता है। अब देखते हैं ट्री कैसा बनेगा, तो 12 2 जा 24। अब 12 के बना लेते हैं। 12 किस किस की टेबल में आता है, 4 और 3 की टेबल में आता है। अब 4 किस किस की टेबल में आता है, 2 एंड 2। फर्दर 2 को करेंगे तो 1 और 2 ही आएगा, इसलिए ये यहाँ पर रुक गया। 3 किस किस के में आएगा, 1 और 3 में, तो ये यहाँ रुक गया। अब 2 फिर से 1 और 2 की टेबल में आएगा, तो ये ट्री जो है यहाँ पर रुक गया और ये कंप्लीट हुआ। इसका एक और तरीका हो सकता है। अब देखिए जो यहाँ पे 24 तो हमने कर लिया ना, 6 4 जा 24 से हमने पहला ट्री किया था, 12 2 जा 24 से ये ट्री किया था। अब देखिए ये यहाँ पर चेंज हो सकता है, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है, लेकिन 6 2 जा भी 12 होता है। तो हम यहाँ पर 6 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 6 2 जा 12। अब 6 जो है वो 2 और 3 की टेबल में आता है, तो फर्दर जो है 2 वाला आगे नहीं एक्सटेंड होगा, 3 वाला नहीं होगा, फिर से 2 वाला नहीं होगा, 2 वाला नहीं होगा, तो ये भी। तो एक ही नंबर के बहुत सारे गुणनखंड पेड़ फैक्टर्स ट्री बन सकते हैं। तो जैसे हम एक बार समराइज करते हैं, 24 24 एंड 24 जो हमने अलग अलग तरीके से किया। तो ये है 6 4 जा 24, 2 3 जा 6, ये 2 एंड 2। सर्कल में कर देते हैं, थोड़ा सुंदर दिखता है। अब एक और तरीका हमने लिया, जिसमें हमने लिया 12 2 जा 24। अब यहाँ पर हमने लिया 4 3 जा 12। 4 को हमने फर्दर किया 2 2 जा 4। यहाँ पे 3 का एक्सटेंड नहीं होगा, 4 का एक्सटेंड नहीं होगा। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, 12 2 जा 24, इसको लिख सकते हैं 6 2 जा 12, इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6, और ये फर्दर जो एक्सटेंड नहीं होंगे। तो एक ही नंबर के 3 जो है हमारे पास ट्री सामने आ गए, और तीनों ही आंसर्स जो हैं वो ठीक हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये हमारी चॉइस है कि हम कैसे बनाना चाहेंगे। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 48। तो 48 जो है वो 6 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में भी आता है, क्योंकि 6 8 जा 48। 6 जो है वो 2 की टेबल में आता है, और 3 2 3 जा 6। 4 ये हो जाएगा 4 2 जा 8। अब 4 फर्दर डिवाइड हो जाएगा 2 और 2 में। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो ऐसे नंबर्स लिख देते हैं जिसकी टेबल में तो 48 आता है, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई करने से 48 नहीं आता। तो डोंट डू दिस मिस्टेक। इसको इस तरीके से सोचें कि अगर मैं इन दोनों को, ये जो दो ब्रांचेस मैंने एक साथ निकाली हैं, क्या इनको मल्टीप्लाई करने से मुझे 48 मिलता है? यस, 6 8 जा 48, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हाँ, तो जिससे जो भी ब्रांचेस निकली हैं इनको मल्टीप्लाई करके हमें यही आंसर मिलना चाहिए। तो ये 48 का एक ट्री बना। एक ट्री और बनाकर देख लेते हैं, विच इज पॉसिबल। ये देखिए 12 4 जा 48, तो देखिए 4 के तो बन जाएंगे 2 एंड 2। अब 12 के क्या बन सकते हैं? 6 2 जा 12, और 6 का बन सकता है 2 एंड 3, 2 3 जा 6। तो देखिए ये 2, और इसके अलावा भी और ट्रीज भी बन सकते हैं इसके फैक्टर्स के। तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये भी दोनों आंसर्स जो हैं
ठीक है। अब कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं मिल जाते हैं जिसमें हमें ये जो एम्प्टी सर्कल्स हैं इनको कंप्लीट करना होता है। तो देखिए, और ये एक फैक्टर्स ट्री है, गुणनखंड पेड़ है। तो अब हमें ये रूल पता ही है कि जिस नंबर से दोनों ब्रांचेस निकल रही हैं इनको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर आना चाहिए। तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आएगा। तो 12 4 ज़ा 48। तो ये हमने सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर भी हमें यही क्वेश्चन खुद से करना है कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आएगा। तो 2 6 ज़ा 12। सेम क्वेश्चन है थर्ड कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 आएगा। तो 2 2 ज़ा 4। तो जो कंप्लीशन वाले जो कंप्लीशन ट्री वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम रिवर्स सोचते हैं कि किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये नंबर मिले, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर मिले, किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर मिले। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स टॉपिक से कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में, जैसे हो सकता है फाइनल एग्जाम में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आए, या मेधावी के एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आए। कुछ स्कॉलरशिप एग्जाम्स में या दूसरे स्कूल के जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो है फैक्टर्स और मल्टीपल से पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस के अलावा। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे 48 का फैक्टर ट्री बनाइए या कंप्लीट कीजिए, या जो है किसी नंबर के, जैसे मान लीजिए 7 के मल्टीपल्स पूछा लिख दीजिए, या 24 के फैक्टर्स लिखिए। तो ये तो है, ये हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। लेकिन इस तरीके की जो है स्टेटमेंट सम्स भी आती हैं। तो एक क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे करते हैं और कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर फैक्टर्स और मल्टीपल्स का कॉन्सेप्ट लगता है। तो देखिए, मनोज ने जो है वो अपना घर बना रहा है और उसका एक रूम है जो कि 9 फीट बाय 12 फीट साइज का है। ये इनटू लिखा है, इसको बाय पढ़ते हैं, बाय बोलते हैं। 9 फीट बाय 12 फीट, इसका मतलब है कि जो रूम है उसका जो साइज है तो वो 9 फीट बाय 12 फीट है। इसका ये मतलब है कि एक लेंथ होगी, एक ब्रेड्थ होगी, कुछ भी ले सकते हैं, ये लेंथ या ये ब्रेड्थ या ये ब्रेड्थ या ये लेंथ। तो ये इसका साइज दिया है और वो अपने रूम में ये वाली टाइल्स उसके पास अवेलेबल हैं जो कि लगाना चाहता है। मतलब वो इसको जो है टाइल्स लगा के जो है अपने रूम को फिल करना चाहता है। वो उसकी एक चॉइस ये है कि जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं 1 फुट बाय 1 फुट, मतलब ये टाइल हुआ, स्क्वायर टाइल हुआ, क्योंकि देखो 1 और 1 दोनों साइज, दोनों जो साइड्स हैं लेंथ और ब्रेड जो है वो इक्वल है। 2 फीट बाय 2 फीट इससे बड़ा हुआ और ये 2 फीट का हुआ, ये भी 2 फीट का हुआ। ये है 3 बाय 3 फीट और 3 फीट। तो ये 3 डिफरेंट साइज की टाइल्स अवेलेबल है मार्केट में। वो ये चाहता है कि वो अपने रूम को जो कि 9 फीट बाय 12 फीट का है को इन टाइल्स से फिल करे, लेकिन उसको कोई टाइल जो है कट ना करनी पड़े। मतलब यूं की यूं जो है टाइल सारी प्लेस हो जाए, कोई ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा बच गई तो उसको कटिंग करके जो है उसको अपना रूम फिल करना चाह रहा है। तो पूछा ये गया है कि क्या उसके पास कौन से ऑप्शंस हैं जो कि पॉसिबल हैं कि बिना कटिंग किए वो जो है अपने रूम को फिल कर सकता है। तो देखिए, इसका इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें ये टाइल के साइज को फिट करके बताना होता है कि कटिंग करके नहीं निकालते, ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स टॉपिक के हैं। अब ये देखो कि ये जो रूम है, रूम का साइज है 9 फीट बाय 12 फीट। अब ये देखना है कि ये जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसमें से क्या क्या चीज इसमें फिट हो जाएगी। अब ये हमें ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं, क्या ये नंबर्स इसके फैक्टर्स हैं 9 के और ये नंबर्स जो हैं 12 के। अगर हैं तो फिट हो जाएंगी टाइल्स, अगर नहीं है तो नहीं होंगी। देखते हैं 1 तो इसका फैक्टर है ही भाई, 1 की टेबल में 9 आता है और 9 का फैक्टर 1 भी है, ऐसे ही 12 का भी 1 है। तो 1 फुट बाय 1 फुट की टाइल इजीली इस रूम में फिट हो जाएंगी और हमें कट भी नहीं करनी होंगी। नेक्स्ट को कंसिडर करते हैं 2 फीट जो है वो 9 फीट का, ना तो 2 की टेबल में 9 आता है, ना ही 9 का फैक्टर जो है वो 2 है। तो ये तो 2 फिट ही नहीं हो रहा, लेकिन 2 जो है 12 में फिट तो हो जाएगा। तो एक साइड तो ये कवर कर देगा 2 फीट की टाइल्स। लेकिन जब यहाँ की बारी आएगी तो एक टाइल लगाई 2 फीट की, दूसरी टाइल लगाई 2 फीट की, 3 4, तो 2 4 6 8,
यहाँ तक इतना हिस्सा तो रूम का कवर हो गया, लेकिन जब यहाँ पे 2 फीट की टाइल लगाएंगे तो वो इतनी एक्स्ट्रा निकलेगी, क्योंकि रूम जो है 10 फीट लॉन्ग नहीं है, 9 फीट लॉन्ग है। ये बात देखिए, इसको मैं एक बार यहाँ बना के बताती हूँ। अब जैसे ये 9 फीट का है और ये है 12 फीट का। अब मैं इस टाइल को फिट करने की कोशिश कर रही हूँ 2x2 की। तो देखिए ये 2x2 की फिट करी, तो ये भी तो ये 2 फीट का डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, फ्लोर पे इतनी जगह कवर कर ली, ये भी 2 है। तो अब इस तरफ एक बारी लाइन कंप्लीट करके देखते हैं कि क्या ये पूरा फ्लोर कवर हो रहा है। एक टाइल लगाई, दूसरी टाइल लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, 3 लगाई, 4th टाइल लगाई। ये 2 फीट एरिया कवर हुआ था, फिर 2 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 2, तो 8 फीट जो है कवर हो चुका है। अब बचा है 1 फीट, लेकिन अगली टाइल भी जो है वो 2 फीट की है, तो वो इस रूम से बाहर निकलेगी। इसका मतलब उसको कटिंग करनी पड़ेगी, हाफ उसको करना पड़ेगा, तब फिट आएगी। तो कटिंग वो करना नहीं चाहता, बिना कटिंग के वो टाइल को लगाना चाहता है। इसका मतलब कि जो 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल है, डिस्पाइट वो इस लाइन को तो प्रॉपरली कवर कर देगी, क्योंकि 12 है ना, तो 6 टाइल लगेंगी, 6 to the 12, 6 टाइल लगेंगी और ये वाली साइड जो है कवर हो जाएगी। लेकिन ये जो 9 फीट वाली साइड है ये कवर नहीं हो सकती। तो इसको शॉर्टकट ले लीजिए, समझ लीजिए कि अगर ये 2 की टेबल में 9 नहीं आता, इसका मतलब ये टाइल जो है इसमें फिट नहीं आएगी, एक्स्ट्रा पड़ जाएगी या कम पड़ जाएगी। तो जो है ये टाइल वो चूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑप्शन उसके पास है 3 फीट बाय 3 फीट का। क्या 3 जो है की टेबल में 9 आता है? यस। क्या 3 की टेबल में 12 आता है? यस। क्या 9 का फैक्टर 3 है? यस। क्या 12 का फैक्टर 3 है? यस। तो बेसिकली ये वाली टाइल भी जो है इस रूम को प्रॉपरली फिल कर देगी, उसको कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हुए कि उसके पास 1 फुट बाय 1 फुट का ऑप्शन भी अवेलेबल है और 3 फीट बाय 3 फीट की टाइल्स यूज करने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। वो इन दोनों में से किसी भी तरीके की टाइल जो है खरीद सकता है। 1 फुट बाय 1 फुट की थोड़ी छोटी साइज की होगी और 3 फीट बाय 3 फीट की जो है थोड़े बड़े साइज की होगी। तो वो कोई भी टाइल चूज करके जो है अपने रूम की फ्लोरिंग जो है वो कंप्लीट कर सकता है। एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी की बुक में ही दिया गया है कि ये रानी का घर है, ये गीता का घर है और ये नसीमा का घर है, और रोड से इनके घर का जो रास्ता है वो 90 फीट का है, इसका भी 90 फीट का है और ये भी 90 फीट की दूरी पर है। अब ये तीनों ही जो है अपने घर, ये जो रास्ता है इस पे टाइल्स लगाना चाहती हैं। बस एक डिफरेंस है, एक लगाती है सबसे बड़े साइज की टाइल, एक मीडियम साइज की टाइल और एक जो है सबसे छोटे साइज की टाइल। तो बेसिकली ये पूछा गया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये जो है टाइल्स जो है अपने घर में लगाएं। तो इसका इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। अब देखिए 90 फीट है और इसको टाइल करना है, तो सबसे तो मैंने आपको बताया ही था कि ये देख लेते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब ये नंबर किस किस की टेबल में आता है। तो टाइल्स को कट भी नहीं करना पड़ेगा, वो प्रॉपरली जो है इसमें फिट हो जाएंगी। तो 1 की टेबल में 90 आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में नहीं आता, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 की टेबल में नहीं आता, 45 की टेबल में आता है, 30 की टेबल में आता है, 90 की टेबल में आता है। तो ये मैंने हटा इसलिए दी क्योंकि उसको उनको जो है मतलब लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो है इससे सिंगल टाइल लग जाएगी। 90 फीट की सिंगल टाइल आई तो जो है वो लग जाएगा। इसमें 30 फीट की जो है 3 टाइल्स लेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा, 45 की 2 ही टाइल्स लेंगे तो पूरा फिल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम इन्हीं ऑप्शंस को अगर एक्सप्लोर करें, क्योंकि हमें 3 डिफरेंट साइजेस की टाइल चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि रानी, गीता और नसीमा जो है 3 अलग अलग साइज की लेती हैं। तो देखते हैं इसके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। ये 1 फीट बाय 1 की टाइल्स ले सकते हैं, 1 फुट बाय 1 फुट की टाइल ले सकता है, 2 बाय 2 की, 3 बाय 3 की, 5 बाय 5 की। तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 1, 2 और 3 ले ले। नसीमा जो है सबसे बड़ी टाइल लेना चाहती है 3 बाय 3 फीट की ले ले, ये जो है 2 बाय 2 की ले ले, ये 1 बाय 1 की ले ले, है ना।
दूसरा ऑप्शन 2, 3, 5 भी हो सकता है, ये 2 का ले ले, ये 3 का, ये 5 का। तो इससे सबसे बड़ा साइज, मीडियम साइज और सबसे छोटा साइज जो है पॉसिबिलिटी है कि मिल सकती है। अगर वो ये 45, 30 और 90 की लेना चाहे, वैसे इफ अगर अवेलेबल है टाइल्स, तो सबसे बड़ी 90 फीट की एक ही टाइल आएगी, ये पूरी टाइल यहाँ पर लगा देगी। तो ये नसीमा चूज कर सकती है। 45 की 2 टाइल्स लगेंगी, क्योंकि 45 में से आधा कवर हो गया और 45 में आधा कवर हो गया। तो जो है पॉसिबिलिटी है कि तो इस तरीके से भी हो सकता है, बट यही इसमें से ही जो है पॉसिबिलिटीज ये बनती हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी जो था टाइलिंग का, जिसमें जो है फ्लो अपने जो रास्ते को है वो टाइल से कवर करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन भी जो है फैक्टर्स से रिलेटेड था। Amazing!